हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे नागरी लिपि पाठ। तो यह पाठ पढ़ने से पहले मैंने बताया था कि इसकी एक एक पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा बहुत सारी बातें देवनागरी लिपि को लेकर, इसका नाम कैसे पड़ा, नागरी लिपि देवनागरी या नंदी नागरी, इसे क्यों नाम दिया गया। अब आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। नागरी लिपि के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद 8वीं सदी के थे। इनकी जो दोहा कोश है उसमें तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं-11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। इसी काल में आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थीं। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लगे थे। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा की उसके परिवार की भाषाएं, विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। असल में नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से ही मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का सामांगड दान पत्र है और दंती दुर्ग ने शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खान देश विदर्भ में बस गए थे। अमोघ वर्ष के शासन काल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहार राज्य स्थापित हो गया था। इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों में अनेक नागरी लेख मिलते हैं। 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं, परंतु दिवे आगर ताम्रपट पूर्णतः मराठी में है। इसे मराठी का आद्य लेख भी कहा जाता है। शिलाहार शासक केशी देव का एक शिलालेख मिलता है जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इसकी लिपि देवनागरी है। नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपट 1060 ईस्वी का है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है श्री गंगराजे सुताले करविलये। एक अन्य नागरी लेख में भी लिखा हुआ है श्री चावंड राजे करविय ले। ये लेख दक्षिणी शैली की नागरी लिपि के हैं। देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। कल्याण के पश्चिम चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में है। उड़ीसा में ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में मिलते हैं। उत्तर भारत में पहले पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के
पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया था और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि में ही है। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेशों के राजा वरगुण के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर नागरी लिपि का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के बंसवाड़ा और बेतमा दान पत्र क्रमशः कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से हमें प्राप्त हुए हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए देखे हैं। यहाँ तक कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित करवाए हैं। तो इस तरह यह जान लो कि इस पाठ की एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकता है। तो प्रत्येक पंक्ति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उसे याद कर लेने की भी ज़रूरत है। इसके भाषा संबंधी प्रश्न मैं पिछली कक्षा में बनाकर भेज दी थी और इसके साथ तुम लोग होमवर्क भी भेज दोगे ताकि समय समय पर पता चले कि अपनी 10वीं वर्ग की तैयारी, जो कि अगले साल परीक्षा देने वाले हैं, कैसी तैयारी हो रही है इसके बारे में जानकारी भी मिले। अपना होमवर्क निश्चित रूप से भेजोगे तो ठीक है। धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में हम लोग अगले पाठ पर चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।